नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी किंग पे। दोस्तों, जिस दिन दिल में लगा लोगे आग, जिस दिन दिल में लगा लोगे आग, उसी दिन नाकामयाबी जाएगी भाग। तो दोस्तों, इन्हीं दो पॉजिटिव लाइनों के साथ, जोशीली लाइनों के साथ आज का एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देखते हैं कि आज एडिटोरियल के अंदर क्या है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है जो आज हमें कवर करनी है। साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल पॉइंट्स भी मैं आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके सामने एडिटोरियल को रखूं। मैं बाकी जितने भी चैनल्स हैं जहां पर सिर्फ रीड करके छोड़ देते हैं आपके सामने, मैं उस तरीके से नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आज के जो एडिटोरियल की हेडिंग है वो है आपकी लूजिंग ट्रस्ट। किसके लिए बोला गया, आप देख सकते हैं यहां पर इस फोटो के अंदर आपके पास है प्राइम मिनिस्टर नेपाल के। तो आज हम जिसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है केपी शर्मा ओली। ठीक है, जो नेपाल के पीएम हैं। और नेपाल की जो पॉलिटिक्स है इस वक्त कैसे करवट ले रही है, क्या चल रहा है वहां पे, क्या ये अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, क्या खेल हो रहा है नेपाल के अंदर। तो हमारा जो पड़ोसी है नेपाल, जिसके साथ हमारे संबंध पिछले कुछ समय में थोड़े से गड़बड़ हुए हैं, लेकिन हमारा बहुत पुराना मित्र रहा है, तो उसके बारे में आज के एडिटोरियल के अंदर डिस्कशन होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर घटित हो रही है। तो देखिए दोस्तों, एडिटर ने यहां पर क्या कहा, यहीं से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। यहां पर बोला डिस्पाइट, तो याद रखिएगा, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करते हुए चलूंगा मैं। जो डिस्पाइट है, ठीक है, एक होता है इन स्पाइट ऑफ। ये मैंने कल की क्लास में बताया था, तो जो स्टूडेंट्स आज ही जुड़े हैं उनको भी बता देता हूं। तो याद रखिएगा, डिस्पाइट के साथ जो है ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, और इन स्पाइट ऑफ में ऑफ का इस्तेमाल होता है। तो याद रखिएगा, दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम है, ये दोनों इक्वल हैं आपके। अब आपको ट्रिक बता देता हूं कि इन इंस्पाइट, इंस्पाइट में क्या है, इन है आपका, तो इन इंस्पाइट ऑफ आएगा। ऑफ कहां आएगा, इन इंस्पाइट। ठीक है, तो देखिए डिस्पाइट, और दोनों के दोनों प्रीपोजिशन है दोस्तों, दोनों के दोनों पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ये पॉइंट बहुत बार आता है पेपर में। तो अगर ये प्रीपोजिशन है तो ये अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगा। तो मिस्टर ओली के बाद एपोस्ट्रोफियस लग गया, तो ये भी इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा इसका, लॉस। ठीक है, क्योंकि ये मेन नाउन है। तो ये यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा क्या बन गया दोस्तों, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। डिस्पाइट मिस्टर ओलीज लॉस, अब कोमा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक एक फ्रेज था। ठीक है, अब देखिए नेपाल के साथ एपोस्ट्रोफियस लगी है। याद रखिएगा, किसी कंट्री के साथ एपोस्ट्रोफियस का इस्तेमाल किया जा सकता है पोजीशन दिखाने के लिए। ठीक है, तो ओपोजिशन, ओपोजिशन किसकी, नेपाल की। ठीक है, तो यहां पर मेन सब्जेक्ट क्या है आपका, ओपोजिशन। ठीक है, ओपोजिशन इज जो है यहां पर लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है दोस्तों। और डिवाइडेड यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और यहां पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। इज स्टिल डिवाइडेड, यानी ये पैसिव स्ट्रक्चर है। देखिए ध्यान से, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब जब भी आ जाए, यानी कि इज बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और उसके बाद वीक थ्री का स्ट्रक्चर मिले तो समझ जाइएगा ये पैसिव स्ट्रक्चर है। बी फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है आपका, ये स्ट्रक्चर होता है आपका पैसिव। ठीक है, और इसके अंदर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों, ये एडजेक्टिव के थ्रू काम करती है, यानी एडजेक्टिव के तहत काम करती है। ठीक है, और पैसिव में जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, वो उस एक्शन का रिसीवर होता है जिस एक्शन को ये एडजेक्टिव रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां पर नेपाल की ओपोजिशन, क्योंकि एपोस्ट्रोफियस पोजीशन दिखाता है, नेपाल की जो ओपोजिशन है इज डिवाइडेड, यानी वो बांट नहीं रही है, वो डिवाइड हुई है, वो रिसीवर है कि वो बट गई है। ठीक है, ओवर अगेन आपका प्रीपोजिशन आ गया, ओवर इन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां पर नाउन क्या हो गया इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का, गवर्नमेंट। अल्टरनेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है, और ए एन जो है आर्टिकल है, ये आया नाउन के लिए है, यानी गवर्नमेंट के लिए है। लेकिन ये जो साउंड चेक करेगा, ठीक है, कॉन्सोनेंट की वोवेल, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वोवेल साउंड है। ठीक है,
वोवेल साउंड है तो इसलिए ए एन आ गया, ठीक है। अल्टरनेटिव हटा देंगे अगर यहां से तो ये आ जाएगा ओवर अ गवर्नमेंट, फिर ए हो जाता है ये, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वोवेल साउंड है इसलिए यहां पर ए एन आया, ठीक है दोस्तों। ये हुआ ग्रामेटिकली मैंने इसको तोड़ा। अब मैं आपको इसकी हिंदी करके बताता हूं कि आखिर इसका क्या मतलब बना। डिस्पाइट मिस्टर ओलीस लॉस, यानी कि मिस्टर ओली जो अभी प्रेजेंट टाइम पर पीएम हैं नेपाल के, उनकी हार के बावजूद होता है इसका मतलब। नेपाल्स ओपोजिशन इज स्टिल डिवाइडेड, नेपाल की जो विपक्ष है वो अभी भी बटी हुई है, ठीक है। किस बात को लेके? ओवर इन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, यानी कि अब दूसरी गवर्नमेंट या अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाई जाए नहीं बनाई जाए, कौन सी बनाई जाए, इसको लेकर वो बटी हुई है। ये बात क्लियर है कि मिस्टर ओली हार चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों कि क्या क्या चीजें हैं। अब देखते हैं दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हमारे पास क्या है। सबसे पहले यहां पर बोला नेपाल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, के पी शर्मा। ये पूरा का पूरा एक नाउन का स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों, यहां से लेकर के पी शर्मा ओली तक, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर एपोस्ट्रोफ यस आ गई तो ये यहां तक आ गया। इसमें मेन नाउन जो है आपका वो कौन है? लोस। तो लोस किसका? नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के पी शर्मा ओली का, ठीक है। तो यहां पर मेन सब्जेक्ट है लोस। ऑफ प्रीपोजिशन आ गया दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट कहां तक जाता है। ए ट्रस्ट वोट, ठीक है, तो ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट कहां तक जाता है। पार्लियामेंट। जब तक हमें नाउन या प्रोनाउन नहीं मिल जाता तब तक हम ये कहेंगे कि वो पूरा का पूरा पार्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट ही है। फिर ऑन क्या आ गया दोस्तों? अगेन प्रीपोजिशन आ गया, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मंडे, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ गया? वर्ब आ गया। तो ये जो वर्ब है इसका जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो क्या है? लोस है, ठीक है, लोस है। और इसका वर्ब क्या हो गया? कम्स। तो जब मैंने कल की क्लास में भी कहा था एस या ईएस अगर किसी वर्ब के साथ लगा है तो समझ लीजिएगा कि वो वर्ब सिंगुलर है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब लोस कम्स। अब ये जो जानकारी है यहां से ये लोस के बारे में होगी जो के पी शर्मा ओली का है। कम्स एट ए, ठीक है। ए आर्टिकल हो गया आपका, आर्टिकल है तो इसको नाउन चाहिएगा। इसका नाउन देखने की कोशिश करो, क्या है? टाइम, ठीक है। किस तरह के टाइम की बात कर रहे हैं? क्रूशियल टाइम, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये टाइम के बारे में जानकारी दे रहा है। अब ये जो पर्टिकुलरली है ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है? ये दे रहा है क्रूशियल, ठीक है। तो ये यहां पर हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव के बारे में ये बात हमेशा याद रखिएगा। दो ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो ऐड करके जानकारी देते हैं, एक है एडजेक्टिव और दूसरा है दोस्तों एडवर्ब, ठीक है। एडजेक्टिव जो है वो ऐड करके जानकारी देगा किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, बस इन्हीं दोनों के बारे में। जबकि जो एडवर्ब है वो किसी वर्ब के बारे में आपको ऐड करके जानकारी दे सकता है, किसी एडजेक्टिव के बारे में ऐड करके जानकारी दे सकता है, किसी एडवर्ब के बारे में, और कभी कभी कुछ खास तो ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे सेंटेंस के बारे में भी ऐड करके जानकारी दे देते हैं आपको। तो अगर कोई एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में या वर्ब के बारे में आपको एक्स्ट्रा जानकारी प्रोवाइड कर रहा है, एडिशनल जानकारी प्रोवाइड कर रहा है, दैट शुड बी एडवर्ब, ठीक है। तो पर्टिकुलरली, और ज्यादातर देखिए याद रखिएगा, किसी एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाने से, ठीक है, वो एडवर्ब ही बनता है दोस्तों। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नाउन के साथ भी एलवाई लगाया जाता है, तो उस केस में वो एडजेक्टिव होता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे इस पार्ट का एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने कहा फ्रेंड, तो फ्रेंड एक नाउन है, तो इसके साथ एलवाई लगाओगे तो ये एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव होगा। हम अक्सर धोखा खा जाते हैं कि एलवाई जिसके साथ लगा होता है उसको एडवर्ब मान लेते हैं डायरेक्टली, जो गलत है। तो ये तो हुआ ग्रामर की बात। अब इसकी पूरी मीनिंग समझते हैं क्या है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के पी शर्मा ओली का जो नुकसान है, तो दोस्तों ये आवाजें आ रही होंगी, 30 रुपए किलो तरबूज जो है मिल रहा है यहाँ पे जींद हरियाणा के अंदर, ठीक है। आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर महंगा मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली का जो नुकसान हुआ है, ठीक है, ऑफ बताता है बिलोंगिंग, किस चीज को लेकर? ट्रस्ट वोट जो हुआ था, एक ट्रस्ट वोट हुआ दोस्तों, पार्लियामेंट के अंदर हुआ, मंडे को हुआ,
ठीक है, उसके अंदर उनका लॉस यानी कि वो हार हो गई उनकी। ठीक है, तो इसी के बारे में बोला कम्स एट अ पर्टिकुलर कुछ टाइम। तो ये जो हार आई है उभर कर, ये जो हार सामने आई है, ये बहुत ही क्रुशियल टाइम पर आई है। मैं हमेशा आपको एक बात कहता आया हूं कि जब भी एडिटर कोई टर्म यूज करते हैं, जैसे यहां पर उन्होंने टाइम के लिए कहा कि भाई क्रुशियल टाइम है, तो हमेशा उसकी ये बात होती है कि जैसे ये हमेशा जब भी आप जैसे आईएएस या कोई भी एग्जाम जहां पर आपको कुछ लिखना होगा, रिटन होगा आपका, तो वहां पर लिखे, तो मान लीजिए आपने किसी के लिए कहा कि ये बेवकूफ है, तो फिर ठीक उसके बाद आपको वो पॉइंट्स रखने होते हैं जहां पर आप उस बात को सपोर्ट करें, यानी उन इवेंट्स का जिक्र करें जिससे कि कोई व्यक्ति प्रूफ हो कि आपने जो कहा वो सही है। जैसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा, हमने यहां पर का क्रूशल टाइम है, तो फिर वो बताएगा कि भाई क्रूशल टाइम किस सेंस में है, क्यों कहा उन्होंने। जैसे द सेकंड वेव, तो द आर्टिकल हो गया आपका, वेव नाउन हो गया, और सेकंड यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं, ये स्पेसिफिक बनाते हैं, इसलिए द आ गया। ठीक है, वेव ऑफ किसका, ठीक है, द कोविड-19 पेंडेमिक, यहां पर नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर भी फॉलो हो रहा है। तो दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, अगर नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर फॉलो होता है और ये स्ट्रक्चर स्पेसिफिक नजर आता है, तो हम आर्टिकल द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहां पर वेव हो गया नाउन वन, ठीक है, ऑफ, और फिर यहां पर पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक हो गया नाउन टू। ठीक है, तो हमें पता है कि हम किसी भी वेव की बात नहीं कर रहे, हम कोविड-19 पेंडेमिक की जो वेव है उसकी बात कर रहे हैं, और वो भी दूसरी वाली, तो स्पेसिफिक है, आप नहीं पूछ सकते कौन सी, तो इसलिए आर्टिकल द आ गया। ठीक है, अब क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वेव, तो वेव के बारे में जानकारी देगा प्रेडिकेट पार्ट। वर्ब के आगे वाला पूरा पार्ट, वर्ब प्लस उसके बाद वाला, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, चाहे वो एडवर्ब आ जाए, वो सारा प्रेडिकेट होता है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई आपकी रेविज्ड। ठीक है, नॉट ओनली, याद रखिएगा ये पेयर बन रही है दोस्तों, तो ये जो पेयर होती है ये भी आपको मेंटेन करके चलनी पड़ती है। जैसे नॉट ओनली की जो पेयर है दोस्तों वो है बट आल्सो। ठीक है, जैसे आइदर और होता है, तो हमें देखना है कि पेयर जरूर मेंटेन हो। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहां पर इंडिया के बाद देखो बट आ गया। ठीक है, और यहां पर आल्सो भी गिवन है। तो कई बार जो पेपर होते हैं, जैसे बैंक के एग्जाम्स हुए, एसएससी के एग्जाम्स हुए, तो उसमें बट लिखते हैं, आल्सो को गायब कर देते हैं। तो बी केयरफुल इन दिस केस, नॉट ओनली बट आल्सो के पेयर को मेंटेन करके रखिए आप। ठीक है, अब देखिए, हैज नॉट ओनली रेविज्ड, ये वर्ब हो गया, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या आ गया, इंडिया। बट हैज आल्सो बिगन, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है दोस्तों। कई बार ना ये भी ध्यान रखना, जैसे BEGUN जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसकी जगह AN इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये इसकी जो तीनों फॉर्म्स हैं उनका भी ध्यान रखिएगा। इसकी जो तीनों फॉर्म्स होती हैं वो कुछ इस प्रकार है दोस्तों, बिगिन, फिर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो AN हो जाता है, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो होता है बिगन। तो ये V1, ये V2 और ये V3। तो कई बार V3 की जगह पे V2 का इस्तेमाल कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका, है ना। बिगन, बिगन व्हाट, टू अफेक्ट, ठीक है, इट्स लैंड लॉक्ड नेबर। लैंड लॉक्ड का क्या मतलब होता है वो मैंने यहां पर दिखाया। इसका मतलब होता है कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड, पूरी तरह जमीन से घिरा हुआ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या है, जो सेकंड वेव है यहां तक समझाता हूं। ठीक है, नेपाल, यहां तक हम पहले समझते हैं चीजों को, कहां से, सेकंड वेव से। सेकंड वेव किसकी, वो बताता बिलोंगिंग कोविड-19 पेंडेमिक की, तो स्पेसिफिक हो गया तो दा लग गया। हैज नॉट ओनली रेविज्ड, रेविज्ड का मतलब देख लीजिए, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो मैंने यहां पर दिखाया है। इसका मतलब होता है उजाड़ना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। तो सेम मीनिंग के वर्ड क्या हो गए, डिस्ट्रॉय, डिमोलिश। अपोजिट मीनिंग के वर्ड के तौर पे असिस्ट और बिल्ड को ले सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो कोविड-19 की जो सेकंड वेव है उसने ना केवल इंडिया को उजाड़ दिया है, बर्बाद कर दिया है, बल्कि उसके साथ साथ क्या किया उसने, बिगन टू इफेक्ट इट्स लैंड इफेक्ट बिगन टू अफेक्ट सॉरी इट्स लैंड लॉक्ड नेबर नेपाल। वो अपना प्रभाव जो है नेपाल के ऊपर, और नेपाल के लिए एडजेक्टिवल स्ट्रक्चर यूज किया है, लैंड लॉक्ड नेबर। ये पूरा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि नेपाल के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है। हमें पता है किस तरह का नेपाल, जो पूरी तरीके से जमीन से घिरा हुआ है।
ठीक है ना, जिसके हर तरफ जमीन ही जमीन है, कहीं से भी समुद्र नहीं लगता है। ठीक है, ये जो V4 का स्ट्रक्चर आ गया दोस्तों, ये एडजेक्टिवल स्ट्रक्चर बना रहा है यहां से, और ये उसी के बारे में जानकारी देगा जिसके साथ लगा है। जैसे नेपाल के साथ लगा हुआ ये स्ट्रक्चर, तो नेपाल के बारे में बताएगा। क्या बता रहा है ये? लिविंग सिटीजन्स, ठीक है, सिटीजन जो वहां के रहने वाले हैं। रीलिंग, रीलिंग का मतलब देखो, रील क्या होता है? वर्ब होता है, इसका मतलब होता है लड़खड़ाना। ठीक है, जैसे सेम मीनिंग के हो जाएंगे स्टैगर, टोटर, अपोजिट मीनिंग के हो जाएंगे बैलेंस, स्टेबल। तो लिविंग सिटीजन्स रीलिंग यानी कि लड़खड़ाते हुए, अंडर प्रिपोजिशन हो गया आपका। ठीक है, अंडर, अंडर व्हाट? तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन शॉर्टेजेस, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, स्पाइक्स, ठीक है, इन द डेली केस लोड एंड फेटेलिटीज। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। तो यहां तक समझते हैं दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा लिविंग से लेके फेटेलिटीज तक, ठीक है, यहां तक ये पूरा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये नेपाल के बारे में ही एडिशनल जानकारी दे रहा है। इसको आप जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। अगर किसी ने इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझा हो, नॉन फाइनाइट वर्ब्स की जानकारी हो, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है V4 एडजेक्टिव का काम कर पाता है। तो लिविंग सिटीजन्स रीलिंग अंडर ऑक्सीजन शॉर्टेज, तो छोड़ दिया एक हिसाब से अपने जो वहां के लोग हैं, रहने वाले हैं, उनको, कि वो लड़खड़ाते रहें, वो फेस करें, वो परेशानी में रहें। किससे? शॉर्टेज जो हो रही है ऑक्सीजन की, स्पाइक यानी इंक्रीज जो हो रहा है डेली केसेस, ठीक है, उसका दबाव, और फेटिलिटीज जो मृत्यु हो रही है वहां पे। ठीक है, अब आगे देखिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल एडजेक्टिव हो जाएगा दोस्तों, और स्टेबिलिटी हो जाएगा आपका नाउन। स्टेबिलिटी तो क्योंकि नाउन हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ईज हो गया। ईज द लास्ट थिंग, ठीक है, नेपाल नीड्स नाउ, ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, द लास्ट थिंग, ठीक है, नेपाल नीड्स नाउ। ये जो नेपाल नीड्स नाउ है, ये बता रहा है लास्ट थिंग के बारे में। ठीक है, तो ये एडजेक्टिवल स्ट्रक्चर है दोस्तों। कई बार दैट प्लस बी फॉर्म ऑफ द वर्ब हिडन होता है। तो इंस्टेबिलिटी, ये इज जो है लिंकिंग वर्ब हो जाएगा उसका, और ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये इस थिंग के बारे में बता रहा है कि लास्ट थिंग कौन सी, और क्योंकि लास्ट जो है ऑर्डिनल ही आएगा, अगर फर्स्ट ऑर्डिनल है तो लास्ट भी ऑर्डिनल है, तो ये स्पेसिफिक है, तो यहां पर हमें दा इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है इस वक्त ऐसी चीज है जो बिल्कुल भी वहां के लोग नहीं चाहते हैं। वो बिल्कुल ऐसी चीज है जिसको वो बिल्कुल लीस्ट प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, कि भाई ऐसा भी होना चाहिए। बट जो है अब पहले वाली कही गई बात का कॉन्ट्रास्ट दिखाएगी। बट द ट्रस्ट वोट, जो ट्रस्ट वोट वहां पर हुआ, डिड, डिड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये बता रहे कि हम जो सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं वो पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं। डिड के बाद यानी डू की कोई भी फॉर्म हो दोस्तों, उसके बाद हमेशा, यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, डू की कोई भी फॉर्म आ जाए और उसके बाद अगर आप वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमेशा V1 होगा, यानी कि बेस फॉर्म ही आप हमेशा लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बट द, बट क्योंकि कंजंक्शन है तो उसके बाद अपना खुद का सब्जेक्ट और खुद का प्रेडिकेट आ जाएगा, क्लोज बनाएगा वो। तो यहां पर जो सब्जेक्ट हो गया वो क्या हो गया? ये हो गया, और वर्ब हमारे पास ये आ गया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिड, ठीक है, अब देखिए लिटल, ठीक है, डिड लिटल, तो वहां पर डिड जो है खुद ही मेन वर्ब का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का नहीं कर रहा था। डिड लिटल, ठीक है, तो यहाँ पे टू रिजोल्व जो है आपका टू इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं रिजोल्व यहाँ पर क्या है? V1 है, और रिजोल्व का जो मतलब होता है वो यहाँ पर दे रखा है मैंने, ये वर्ब है जैसा कि मैंने कहा। ठीक है, बेस फॉर्म है, हल करना होता है इसका मतलब। सेम मीनिंग के वर्ड सेटल, रिजोल्व, अपोजिट मीनिंग के तौर पर ब्रेक और डिस्ट्रॉय को लिया जा सकता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इस वक्त जैसा कि यहां पर का दोनों चीजों को साथ में लेके पढ़ेंगे तो ही समझ आएगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नेपाल के लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं इस वक्त, लेकिन अगर कहा है तो इसका मतलब इंस्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आ गई है। तो बट क्यों कॉन्ट्रास्ट दिखाता है? द ट्रस्ट वोट जो है डिड व्हाट? लिटल टू रिजोल्व द इशू, लेकिन जो ट्रस्ट वोट है वो बहुत ही कम कार्य कर पा रहा है। जो प्रॉब्लम है, इशू से यहां मतलब है समस्या जो है, उसको रिजोल्व यानी कि उसका हल करने में। ठीक है, इशू ऑफ, ऑफ बताता है बिलोंगिंग, तो इस इशू के बारे में बताएगा। इशू ऑफ किस चीज का इशू है? हु विल टेक, ठीक है, विल के बाद आपका V1 आता है हमेशा, क्योंकि ये मॉडल है तो आ गया। हु विल टेक ओवर, टेक ओवर जो है आपका फ्रेजल वर्ब हो गया। ठीक है,
टेक ओवर व्हाट, द रोल, ये इसका हो गया ऑब्जेक्ट दोस्तों। फिर प्रीपोजिशन आ गया, अब रोल के बारे में बताएगा। रोल किसका, ठीक है, रोल ऑफ लीडिंग द गवर्नमेंट, ठीक है। लीडिंग जो है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये जेरेंट भी है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि V1 प्लस ING अपनी अगर जेरेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी मीनिंग को और ज्यादा क्लियर करने के लिए खुद का ऑब्जेक्ट ले सकता है। तो यहां पर लीडिंग जो है खुद ऑब्जेक्ट ले रहा है अपना, लीडिंग व्हाट, गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो कह रहे नेपाल के लोग नहीं चाहते इस वक्त की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आए, लेकिन जो अभी इस वक्त चल रहा है वहां पर, जो अभी हमने देखा कि ट्रस्ट वोट हुआ, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव कर रहा है या फिर बहुत ही कम सपोर्ट कर पा रहा है इस बात को कि वहां पर कुछ हल निकल पाए कि भैया कौन अब गवर्नमेंट को लीड करेगा। ठीक है, देखिए एक तरफ कोरोना चला हुआ है वो, और ऊपर से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं होगी, तो ठीक तरीके से डायरेक्शंस दे पाना कंट्री के अंदर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों कि आखिर ये सब क्यों कहा उन्होंने कि रिजोल्व द इशू नहीं कर पा रहा है, लिटल टू रिजोल्व द इशू जो उन्होंने बोला, ऐसा क्यों बोला, उसको सपोर्ट करने की अब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, मिस्टर ओली, ठीक है, वोन V2 हो गया आपका, जस्ट 93 वोट्स, जस्ट लगाया तो इसका मतलब सफिशिएंट नहीं है, इन द 271 स्ट्रोंग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि टोटल रिप्रेजेंटेटिव्स कितने हैं दोस्तों, 271। इससे आपको थोड़ा समझ आएगा। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं ओली, तो ओली जी को कितने मिले हैं यहां पर, 93। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला है, वेयर, जहां पर 232 टर्न्ड अप टू वोट, और इसमें से जो टोटल थे उसमें से कितनों ने वोट किया है आपका। ठीक है, तो इसमें से टोटल ने वोट किया है आपका 232। ठीक है, तो ये जो है रिड्यूस्ड हो गए आपके इसमें। ठीक है, तो 232 में से 93 कह सकते हैं अभी इनको मिले। फिर आगे क्या बोला, विथ 124 वोट्स अगेंस्ट हिम, तो अब इनके खिलाफ जो है, इसको ऐसे ले लेते हैं, इनके खिलाफ जो है वो कितने गए हैं आपके, 124। इससे आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। एंड 15 मेंबर स्टेइंग न्यूट्रल, और 15 जो है न्यूट्रल। ठीक है, तो ये न्यूट्रल हो गए। ठीक है, ये अगेंस्ट हो गए। ठीक है, और ये हो गए ओली के फेवर वाले। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं 93 124। ठीक है, आगे देखिए स्टेइंग न्यूट्रल, द लीडिंग पार्टी इन द ओपोजिशन, जो ओपोजिशन की जो लीडिंग पार्टी है दोस्तों, द नेपाली कांग्रेस, ठीक है, लेड बाई, तो ये जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि नेपाली कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि लेड बाई, किससे, कौन है इसको जो लीड कर रहा है, शेर बहादुर देउबा, तो ये हैं इसके जो इसको लीड कर रहे हैं। विथ 61 मेंबर्स वोटेड अगेंस्ट मिस्टर ओली अलोंग विद द, देखो यहां तक रखते हैं एक बार, है ना दोस्तों। ये तो हुआ किस किस तरीके से वोट। अब कह रहे हैं जो लीडिंग पार्टी है अपोजिशन की, जिसका नाम है नेपाली कांग्रेस, वहां पे नेपाली कांग्रेस जो है, जैसे हमारे यहाँ पे नेशनल कांग्रेस, उस तरीके से नेपाली कांग्रेस जो है वहां पर मेन अपोजिशन पार्टी है, जिसको लीड करते हैं शेर बहादुर देउबा। उनके 61 मेंबर्स जो है उन्होंने अगेंस्ट किया है किसके, ओली के। तो जो अपोजिशन पार्टी है उसी के पास जो है 61, तो वहीं से आ गए, तो टोटल 124 जो अगेंस्ट थे उसमें से 61 तो इन्हीं के हो गए। ठीक है, फिर क्या है, अलोंग विद द पुष्प कुमार दहल, ठीक है, लेड, ये किसको लीड करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल को। ठीक है, माओइस्ट जो होते हैं, 49 वोट्स, और इसमें 49 वोट्स ये हो गए आपके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 49 ये हो गए, तो लगभग लगभग आप देख सकते हैं कि 124 में से 100 वोट्स तो यही हो गए आपके जो अपोजिट गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये तो सारा का सारा फिगर बताया गया, इससे आपको जो मैंने यहाँ पर लिखा इससे थोड़ा सा माइंड में कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या चल रहा है, इससे थोड़ा सा इस तरीके से लिख लिया करो। ठीक है, तो आपके भी माइंड में थोड़ा सा फिट रहेगा। टोटल 93 वोट्स ही मिले ओली को, उसके अगेंस्ट 124 गए, 15 न्यूट्रल रहे, 271 टोटल है। तो ये पूछा जा सकता है भाई टोटल कितने हैं, 271 है। ठीक है, जिसमें से अपीयर कितने हुए, 232 हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द माओइस्ट हेड,
तो हेड है तो दोस्तों उसके बाद V3 आना चाहिए, ठीक है। तो डीमर्ज्ड यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करेगा। जो जस्ट है, रिसेंटली है, ये दोनों ही जो है एडवर्ब का काम कर रहे हैं, ठीक है जस्ट रिसेंटली डीमर्ज्ड। फ्रॉम बताता है सोर्स, फ्रॉम द नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो है ऑब्जेक्ट का काम भी करेगा और सोर्स भी बताएगा कि डीमर्ज्ड कहां से हुआ, ठीक है। कब हुआ ये बताएगा ये वाला स्ट्रक्चर, आफ्टर अ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई, डी रिकॉग्नाइज, जिसने डी रिकॉग्नाइज कर दिया इट्स मर्जर विथ मिस्टर ओलीस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। यहां तक रखते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहां पर बोला कि माओइस्ट जो है, ठीक है, उन्होंने पास्ट में रिसेंटली क्या किया, डीमर्ज्ड हो गए, उनसे अलग हो गए, ठीक है। किससे, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से। कब हुआ ये इवेंट, जब सुप्रीम कोर्ट की ये वर्डिक्ट आई, रूलिंग आई कि जो जिसने इसको स्वीकारता देने से मना कर दिया कि भाई आप कॉमन जो मिस्टर ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है उसके साथ मर्जर यानी कि उसके साथ मिल सकते हैं, उसके साथ आ सकते हैं। तो कोर्ट ने उसको गलत कह दिया, तो वो जैसे कोर्ट ने गलत कहा तो उन्होंने अपने आप को उनसे अलग कर लिया, ठीक है। अब देखिए मिस्टर ओली, ठीक है, कुड नोट, कुड के बाद V1 तो आना ही चाहिए, तो ये V1 आ गया, ठीक है। नोट जो है इसको नेगेटिव कर रहा, कुड नोट कमांड द, ठीक है, फुल सपोर्ट ऑफ हिज ओन पार्टी। अब एक और प्रॉब्लम दिखा रहे हैं एडिटर कि भाई मिस्टर कोहली जो है खुद की पार्टी का ही पूरा सपोर्ट नहीं ले पाए। अब कैसे, यहां पर देखिए, एज द 28 लेजिस्लेटर स्ट्रोंग, माधव कुमार के पास 28 और नेपाल जलनाथ खनेल लेड द फैक्शन, फैक्शन होता है दोस्तों ग्रुप, ठीक है ना, ग्रुप, ठीक है, ग्रुप कह लीजिए, पार्टी कह लीजिए, विद इन द UML डिसाइडेड टू रिमेन एब्सेंट फ्रॉम द हाउस। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आएगी, तो कहते ना जब घर का आदमी ही आपके साथ ना हो तो जीत नहीं सकते आप। जैसे कि आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे रामायण में ही मिलता है, आप देख सकते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर ओली के जो खुद के पार्टी के लोग थे उसी में से माधव कुमार का नाम बहुत हाईलाइट हो रहा है कि वो खुद ही अपने 28 सपोर्टर्स के साथ एब्सेंट हो गए। तो अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगाएं कि अगर ये 93 है, सोच के देखिए आप, यहां पर 93 है, ठीक है, 93 में से 28 तो वो एब्सेंट हो गए, अगर इसमें 28 ऐड हो जाता तो कहानी कहीं और जा सकती थी दोस्तों। तो ये जो है पूरा का पूरा खेल इस तरीके से चलता है राजनीति का, ठीक है, कि आपके अपने भी आपको दगा दे सकते हैं। खैर आगे देखिए क्या बोला है, मिस्टर नेपाल हैड टेकन अप द कडल्स, देखिए कजल, कजल का मतलब है लाठी, ठीक है, अ शॉर्ट थिक स्टिक, जैसे अपनी लाठी होती है, ठीक है, अगेंस्ट किसके खिलाफ, मिस्टर ओली, ठीक है। देखो नेपाल किसको बोला, माधव कुमार नेपाल, मिस्टर आप सोच रहे होंगे देश के आगे मिस्टर कैसे लगे, नेपाल, ठीक है, ये मिस्टर माधव कुमार नेपाल है। तो माधव जो है, माधव कहता हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जो माधव जी हैं उन्होंने एक हिसाब से लट्ठी, कहते हैं ना, अपने लठ उठा लिया किसी के खिलाफ, तो मतलब कि फुल्ली उनके अगेंस्ट आ गए हैं खुलकर, ठीक है, ओली के खिलाफ। इन द यूनिफाइड एनसीएफ, ठीक है, एनसीपी, सॉरी माफ कीजिएगा, अलोंग विथ, ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है दोस्तों, ठीक है, तो इसका खुद का ऑब्जेक्ट होगा मिस्टर दहल, ठीक है। तो मिस्टर दहल के साथ मिलकर, ठीक है, तो दहल तो उनके खिलाफ थे ही, तो उनके साथ मिलकर जो है यूनिफाइड एनसीपी के साथ तो यूनिफाइड एनसीपी बनाकर, तो यहां पर दहल जी दो इंपॉर्टेंट है, एक तो दहल हो गए, ठीक है, प्लस माधव हो गए, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। ये दोनों अगेंस्ट है किसके, ओली के, ठीक है ना, ओली के अगेंस्ट है ये, ठीक है। आगे देखो, एंड हैड अपोज्ड मिस्टर ओलीज डिसीजन टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट। मिस्टर ओली चाहते थे कि पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाए, लेकिन ये दोनों जो हैं उनके खिलाफ खड़े हो गए, ये बात यहां पर बोली गई है, ए मूव। और ये जो उनके खिलाफ खड़े होने की बात है और डिसॉल्व नहीं करने दी पार्लियामेंट, इसके बारे में बता रहे हैं
ए मूव विच वाज आल्सो स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। और ये जो मूव है ये सुप्रीम कोर्ट ने भी स्ट्रक डाउन कर दिया था, जिसका बेस फॉर्म हो जाएगा स्ट्राइक डाउन। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू डिक्लेयर इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल। ठीक है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है गैर कानूनी या फिर इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे बोला है इवन। इवन दोस्तों एक ऐसा एडवर्ब है जो स्ट्रेस डालने के लिए इवन नाउन प्रोनाउन किसी के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। इवन मोर इंट्रिग्यूजिंग, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पहली नुमा, यानी कि एक हिसाब से बिल्कुल जो चीजें समझ ना आ रही हो। ठीक है, बिजा, पिकुलिया, अपोजिट मीनिंग हो जाएगी ऑर्डिनरी, कॉमन। ठीक है, यानी कि और ज्यादा घुमावदार चीजें और ज्यादा पहली नुमा चीजें क्या है, देखिए वाज द वर्टिकल स्प्लिट, जो वर्टिकल स्प्लिट हुआ किसका, इन अनदर अपोजिशन पार्टी, एक और अपोजिशन पार्टी का जिक्र कर रहे हैं एडिटर, वहां पर भी जो है चीजें बढ़ती हुई दिखाई दी, वो और ज्यादा हैरानी वाली बात है। अब देखते हैं क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी है, जिसका जेएसपी हो गया शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, द 15 मेंबर, ठीक है, बबुराम चतराय, उपेंद्र यादव फैक्शन, फैक्शन जैसा मैंने कहा ग्रुप हो गया, दल हो गया, वोटेड अगेंस्ट मिस्टर ओली। ठीक है भाई, वाइल द 15 मेंबर महांथा ठाकुर राजेंद्र महतो लेड ग्रुप डिसाइडेड टू स्टे न्यूट्रल। अब यहां पर भी देखो एक पार्टी है जेएसपी, ठीक है दोस्तों, 15 लोगों ने ओली के खिलाफ वोट किया, लेकिन जो 15 लोग थे जो दूसरे दल के थे वो रहे न्यूट्रल, न्यूट्रल, और ये 15 हो गए अगेंस्ट। ठीक है, तो इस बात को देखते हुए कि ये 15 लोग न्यूट्रल रहे, उसी पार्टी के हैं, तो इसका मतलब ये पार्टी भी कहीं ना कहीं नेपाल में डिवाइडेड नजर आती है। वाइल मिस्टर भट्टराय एंड मिस्टर यादव हैड टेकन अ क्लियर आइडियोलॉजिकल पोजीशन, इन दोनों के बारे में बोला कि इन्होंने बिल्कुल क्लियर आइडियोलॉजिकल पोजीशन ली। ठीक है, इन लाइन किसके साथ में, विद देयर स्टेटेड गोल ऑफ फेडरली रिस्ट्रक्चर्ड नेपाली स्टेट फेवरेबल टू द प्लेन ड्वेलिंग मधेसिस। ठीक है, मधेसिस लोगों के बारे में बताता हूं, ऐसे लोग जो भारत से वहां पर रह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी भारत के जो बहुत पहले के लोग जो भारत में रहते थे फिर नेपाल में जाके बस के, उनके बारे में। ठीक है, ड्वेलिंग का मतलब होता है आवास। ठीक है, तो इनका जो है भट्टराई और मिस्टर यादव जो है, इन्होंने बिल्कुल क्लियर अपना स्टैंड रखा है, और इनका ये है कि भाई ये फेडरली रिस्ट्रक्चर्ड नेपाल स्टेट को फेवर करते हैं, और प्लेन ड्वेलिंग मेडेसिस इसके बारे में बोला। प्लेन, ये जो टर्म आई हमारे पास यहाँ पर, प्लेन ड्वेलिंग मेडेसिस, इसके बारे में आगे बोला समथिंग दैट मिस्टर ओली हैड स्टेड फास्टली अपोज्ड, जिसको बिल्कुल ओली ने अपोज किया था। द अदर फैक्शन, एक और ग्रुप की बात हो रही है, इज इंक्लाइन टू सपोर्ट मिस्टर ओली, वो ऐसा नजर आ रहा था कि ओली को सपोर्ट कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू रेस्ट। ठीक है, रेस्ट का मतलब है खींचना, अपनी ओर करना, ग्रैब, स्नैच। ठीक है, अपोजिट मीनिंग हो जाएंगे गिव, रिलीज। ठीक है, तो क्या खींचने की कोशिश हो रही थी, कंसेशंस फॉर द मधेसिस। तो एक पार्टी जो है ओली को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही थी कि अगर वो सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं ये सेंस है कि वो उसको मेडेसिस के लिए जो कंसेशंस हैं वो अपनी ओर कर सके, इसलिए। ठीक है, द नेट इफेक्ट, जो टोटल मतलब रिजल्ट कह सकते हैं, ऑफ द ट्रस्ट वोट, ट्रस्ट वोट का जो रिजल्ट है, नेट इफेक्ट है, वाज अ लॉस ऑफ फेस फॉर प्राइम मिनिस्टर ओली, यही कह सकते हैं कि लॉस ऑफ फेस है प्राइम मिनिस्टर ओली के लिए। ठीक है, उनकी छवि खराब ही हुई है, उनकी हार हुई है, एंड येट इट इज नॉट क्लियर इफ एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड बाय अपोजिशन एज थिंग्स स्टैंड, और ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये सब, यानी ट्रस्ट वोट में उनके हारने के बाद भी क्या अपोजिशन एक गवर्नमेंट बना भी पाएगी या नहीं बना पाएगी, इसमें भी बहुत बड़ा संशय है। ठीक है, इसमें भी क्लियरिटी नहीं है। मिस्टर जोबा enjoys sport from the most,
मिस्टर जोबा के बारे में बोल रहे हैं कि वो माओइस्ट की तरफ से सपोर्ट लेने में सक्सेसफुल रहे हैं, उनको सपोर्ट मिला हुआ है। एंड भट्टराई यादव, यहाँ पर जो ऊपर बात हो रही थी, ठीक है ना दोस्तों, उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। फैक्शन, इनका जो ग्रुप है जेएसपी का, ठीक है, ये जेएसपी का सपोर्ट मिला हुआ, बट इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर द नेपाल खानल फैक्शन, ये हो गया आपका ग्रुप, ठीक है, विल डिसाइड टू रिजाइन फ्रॉम पार्लियामेंट टू अनेबल। अब देखना ये कि नेपाल खानल फैक्शन जो जो ग्रुप है, क्या वो ये फैसला लेते हैं कि वो रिजाइन कर सकें पार्लियामेंट से, क्यों? ताकि टू अनेबल विक्ट्री फॉर एनसी, ताकि एनसी को जीत हासिल हो सके, ठीक है, नेशनल कांग्रेस है ये। नेपाल्स पॉलिटिकल क्लास, ठीक है, ये आपका पूरा पूरा सब्जेक्ट बन गया यहां तक। हैज बीन मोर ओफन देन नोट, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है आपका। कोट अप इन पॉलिटिकल टग्स ऑफ वार, ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी, ठीक है, with frequent changes in regime despite the people opposing their faith in democratic institutions through two जन आंदोलन्स। यहां तक रखते हैं दोस्तों। नेपाल की जो पॉलिटिकल क्लास है, ठीक है, वो ऐसा लगता है कि एक स्ट्रगल में उलझी हुई है कि भाई पावर किसके हाथ में जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए आप, विथ फ्रीक्वेंट चेंजेस इन रिजीम, और इसी वजह से हमें बार बार चेंजेस नजर देखने को मिले हैं जो उनकी सत्ता में हुए हैं, ठीक है। इस बात को एक तरफ नकारते हुए कि जो लोग हैं वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में फेथ ही नहीं रख रहे हैं, और इसको लेकर दो जन आंदोलन भी हुए। देखिए पहले जो है नेपाल के अंदर राजा और रानी की चलती थी, यानी कि वहां पर जो था राजा की चलती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री और पॉलिटिकल जो चीजें हैं वो एस्टेब्लिश हुई, ठीक है। तो यहां पर दो जन आंदोलन देखने को मिले जिनका डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में विश्वास नहीं रहा है, जो इनके अपोजिट थे। द फर्स्ट रिमूविंग एब्सोल्यूट मोनार्ची, दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है मोनार्ची। मोनार्ची होता है जहां पर राजा या रानी शासन करें, ठीक है। द फर्स्ट रिमूविंग, पहला जन आंदोलन था जहां पर मोनार्ची को खत्म करने को लेकर था, ठीक है। एंड द सेकंड अनेबलिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, और दूसरा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक को स्टेब्लिश किया जाए। अब देखिए क्या बोला, एटलीस्ट नाउ, प्रेजेंट टाइम पर अगर कम से कम देखा जाए, व्हेन नेपाल फेसेस ऑनस्लोट, जिस वक्त नेपाल जो है ऑनस्लोट यानी आक्रमण, अटैक, असोल्ट, अपोजिट हो जाएगा रेसिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, ऑफ द नोवल कोरोना वायरस। कम से कम इस वक्त जब नेपाल कोरोना वायरस के अटैक को झेल रहा है, उसका सामना कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ये जो क्लोज था आपका, ये था सबऑर्डिनेट क्लोज दोस्तों, तो मेन क्लोज आना बाकी है। तो देखिए मेन क्लोज से आ गया था पॉलिटी, ठीक है, मस्ट राइज, स्ट्रोंग सजेशन के लिए इस्तेमाल हुआ, टू दी ओकेशन, एंड अब इसी चीज को बढ़ा रहा है, वर्क टुवर्ड्स एन अल्टरनेटिव स्टेबल रिजीम। तो पॉलिटी जो है यानी वहां की जो राजनीति है उसको मस्ट राइज टू दी ओकेशन, इस वक्त उसको ऊपर उठना चाहिए इन सभी चीजों से, और वर्क टुवर्ड्स एन अल्टरनेटिव स्टेबल रिजीम, और एक स्टेबल शासन प्रणाली को एस्टेब्लिश करने को लेकर काम करना चाहिए, ये कहना है एडिटर का, ठीक है। तो दोस्तों अब जैसा कि मैंने आपको प्रोमिस किया था कि मैं स्क्रीनशॉट जरूर इंक्लूड करूंगा, तो 10 मई को जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो एसएससी 2015 में आया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, जो क्वेश्चन था दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, तो इसका जो सही जवाब था वो था इनएविटेबल। और सुमन ठाकुर जो है, इनका स्क्रीनशॉट मैंने यहां पर इंक्लूड किया है। मैंने कहा था एक स्टूडेंट का मैं स्क्रीनशॉट जरूर इंक्लूड करूंगा, तो आपसे आज जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। हो सकता है कि आपका स्क्रीनशॉट कल की क्लास के अंदर मैं इंक्लूड करूं। तो ये 10 का था। 11 तारीख को यानी कि कल के दिन जो था, ये क्वेश्चन पूछा गया था जो एसएससी 2017 में आया था, ठीक है, कल्मिनेशन, और इसका जो सही जवाब था वो था दोस्तों क्लाइमैक्स, ठीक है। तो यहां पर मुझे नहीं पता ये कौन है, द लूजर लिखा है आईडी में,
तो इनको मैंने यहां पर सेलेक्ट किया स्क्रीनशॉट के तौर पर। ठीक है, आज के सवाल के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो आज का जो सवाल है ये एसएससी 2015 में पूछा गया। सेम मीनिंग का वर्ड आपको बताना है और आपका जो वर्ड है वो है रैवेज। ठीक है, ये जो वर्ड होते हैं आज के ही एडिटोरियल में आपको जरूर मिलेगा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर आप एडिटोरियल ध्यान से अटेंड करते हैं तो आपकी वोकेबलरी भी तैयार हो जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे, और बैंक में तो ये 100% इफेक्टिव होता है आपका, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है। तो आप ये नंबर नोट कर लें अच्छे से, 972999667770। आप जब मैसेज करें तो एक बात का ध्यान रखेगा, आप दो चीजें मेंशन करके मुझे भेजिएगा, अपना नेम और प्लेस। ठीक है, ये दो बातें। प्लेस से मेरा मतलब है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, और नेम कोई भी जो आपका XYZ जो भी आपका नाम हो वो लिखकर मुझे भेज दीजिएगा। तो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जिससे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं। कल फिर से एक नए एडिटोरियल के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, आपसे मिलने आ जाऊंगा। कमेंट करके ये जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और इस क्वेश्चन का तो जवाब आपने देना ही देना है दोस्तों। और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर करता हूं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे।